जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, ये द प्लेटफॉर्म का 23वां सेट है। आपको पता है कि हमारे चैनल पर लगातार BSSC इंटर स्तरीय का जो है सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है, जिसमें दो बुक को एक साथ कवर किया जा रहा है। एक तो रुक्मणी पब्लिकेशन यानी द प्लेटफॉर्म को, और दूसरा RBD पब्लिकेशन यानी खान सर के सेट को प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। ये सेकेंड लास्ट टेस्ट है। इसके बाद एक सेट के बाद ठीक आपको वॉल्यूम 2 शुरू कर दिया जाएगा। और खान सर के सेट से 6 सेट ऑलरेडी कराए जा चुके हैं। सभी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहां से PDF प्राप्त करिए और प्लेलिस्ट से जा करके वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी बिहार SSC के एग्जाम हुए हैं सभी वीडियोज़ में कराए जा चुके हैं, सभी पेपर को कराए जा चुके हैं। अगर सारे वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है, देखेंगे। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान संशोधन अधिनियम में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया गया है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 98वां संविधान संशोधन अधिनियम और 97वां संविधान संशोधन अधिनियम। आप सबके दिमाग में कीड़ा काट रहा होगा कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लगाएं, जो कि गलत होगा। ये पूछ रहा है सहकारी समितियां, तो सहकारी समिति का जो जिक्र किया गया है दोस्तों, संवैधानिक जो दर्जा प्रदान किया गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत। अच्छा, ये तो ठीक है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में क्या कहा गया था, तो 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1993 ईस्वी में हुआ था, PV नरसिम्हा राव के दौरान, ठीक है, कार्यकाल में। इसमें जो है दोस्तों 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई। संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ी गई, तो 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई। इसके तहत पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद है 74वां संविधान संशोधन, तो 74वां संविधान संशोधन भी 1973 में ही किया गया। इसमें जो है नगर पालिका का जो है जोड़ा गया, 12वीं अनुसूची को जोड़ी गई। कौन सी 12वीं अनुसूची को जोड़ी गई, और ये इसमें नगर पालिका संबंधित प्रावधान किए गए हैं। बाकी बच गया आपका एक 98वां संविधान संशोधन, तो 98वां संविधान संशोधन है दोस्तों, वो 2012 ईस्वी में हुआ। इसमें जो है अनुच्छेद 371 के J को जोड़ा गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या कहता है। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। तो आप करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, संविधान के 2 अनुच्छेद, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। अच्छा, ये न्यायिक समीक्षा होता क्या है, तो जरा जान लीजिए। तो न्यायिक समीक्षा का अर्थ है न्यायालय अपने दिए गए फैसलों और संसद द्वारा बनाई गई कानूनों की जांच का अधिकार करेगा, ठीक है, अधिकार है। जबकि ध्यान में रखेंगे कि संसद द्वारा बनाए गए कानून यदि संविधान सम्मत नहीं हो तो न्यायालय इस कानून को शून्य घोषित कर सकते हैं। यही जो है आपका न्यायालय का जो है न्यायिक समीक्षा का अर्थ हो गया। दूसरा है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 है क्या, तो ध्यान में रखेंगे अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय को 5 रिट जारी करने का अधिकार है। जबकि आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट को जो है दोस्तों ये 5 रिट जारी करने का अधिकार है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि भू राजस्व के लिए अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था। यह अस्थाई बंदोबस्त के जिक्र किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त लाया गया था। ध्यान में रखेंगे कि अस्थाई बंदोबस्त के तहत क्या होता था, तो जमींदारों को भूस्वामी बना करके उनके साथ भूमि की बंदोबस्ती की गई जाती थी। भूमि की बंदोबस्ती की जाती थी का मतलब यहाँ पर यह है कि राजस्व का 89%, कितना 89% जो है ब्रिटिश कंपनी को प्राप्त होता था, जबकि 11% जो है जमींदार को प्राप्त होता था। यह अस्थाई बंदोबस्त लागू कहाँ होता था, तो ये अस्थाई बंदोबस्त बिहार, बंगाल
उड़ीसा, बनारस और तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के कुछ क्षेत्रों में ये लागू थी। ध्यान में रखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश से थे। तो सबसे पहले तो ध्यान में रखेंगे कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, ये उड़ीसा में है, और ये किस राजवंश से थे, तो नरसिंह देव प्रथम ने इसको बनवाया था, और ये राजवंश थे पूर्वी गंग राजवंश से थे, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत का उच्चतम पर्वत शिखर है। ध्यान में रखिएगा, ये भारत का उच्चतम पर्वत शिखर पूछ रहा है। तो अगर भारत का उच्चतम पर्वत शिखर पूछे तो आप K2 यानी गॉडविन अस्टीन लगाइए, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे पूछ देता कि भारत की सबसे जो ऊंची चोटी, अगर भारत में पूछ देता, ठीक है, ये तो भारत का पूछ दिया, अगर भारत में सबसे ऊंची चोटी पूछ देता तब आप कंचनजंगा लगाते। क्या लगाते, कंचनजंगा लगाते। इसकी अगर ऊंचाई की बात कर लेते हैं तो 8586 किलोमीटर, यानी 8586 ऐसे याद रखिएगा मीटर है। ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। एक और है जो हम अगर बात कर ले तो वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वर्ल्ड की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है दोस्तों वो एंडीज है, जिसकी लंबाई 7000 किलोमीटर है। ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात कर लेंगे तो क्या है, एकांकागुआ। क्या है दोस्तों, एकांकागुआ। ये सब जितना मैं फैक्ट बता दे रहा हूँ, मैंने सारे जितना भी प्रैक्टिस सेट करवाया उसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछे हैं, और मैंने सारी बात हर एक टाइम आपको मैंने बताया है। अब बार बार मैं इसलिए बताता हूं कि आपको रिवीजन हो जाए, और रिवीजन होगा तो आपके लिए कितना फायदेमंद होगा वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6 कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित यहाँ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख दिया है कौन सा सुमेलित है। तो म्यांमार की मुद्रा जो है बहुत है, बिल्कुल सही है। थाईलैंड का कयात सही है। कंबोडिया का रियल सही है। वियतनाम का रुपया नहीं बल्कि जो डोंग है, क्या है, डोंग है, याद रखिएगा, डोंग डोंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, कहता है कि भारत को श्रीलंका का कौन सा जलमार्ग पृथक करता है। तो ध्यान में रखिएगा, पाक जलडमरू मध्य जो है दोस्तों भारत और श्रीलंका को अलग करता है। अच्छा, 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, तो मालदीव और मिनिकॉय को, यानी 8 डिग्री mm याद रखिएगा, ठीक है, mm यानी मालदीव और मिनिकॉय को। 9 डिग्री किसको अलग करता है, नोट करते जाइए, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो 9 डिग्री जो है दोस्तों लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। किसको किसको, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को ये अलग करता है। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो 10 डिग्री छोटा अंडमान निकोबार, अंडमान और कार निकोबार के मध्य ये स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पाक जलडमरू मध्य। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दुर्गापुर। आप कॉपी निकालिए और नोट करिए, ये चीज़ आप भूल जाएंगे, या आपको याद नहीं होगा, या आपने रट्टा मारा होगा। ठीक है, आज हम आपको एक ट्रिक बताते हैं जो जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको ट्रिक पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये पूछ रहा है कि कौन सा संयंत्र जो है वो ब्रिटिश के द्वारा स्थापित किया गया। तो मुख्य रूप से 4 ही तो लौह संयंत्र थे, ठीक है, जो स्थापित किया गया था स्टार्टिंग में। वो कौन कौन था, तो आपको ट्रिक याद लिखिएगा, बीरू, नोट करिए, बीरू, भीरू, राज, दुबे। क्या है, बीरू, भीरू, राज, दुबे। इसका मतलब क्या है, यानी बोकारो जो स्टील प्लांट है वो रूफ रसिया ने इसको स्थापना किया था। भिलाई जो स्टील प्लांट है इसको भी रसिया ने ही स्थापना किया था। राफोर क्या है, रावल किला जो है ये से जर्मनी ने किया था, यानी पश्चिमी जर्मनी सही है। और दुबे यानी यही आपसे पूछा है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट है जो कि माने ब्रिटेन ने इसका जो है स्थापना किया था। उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रिक बहुत पसंद आया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर लगाएंगे दोस्तों कि कर्क रेखा भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है, जो कि भारत के 8 राज्यों से संबंधित है। ठीक है, यानी कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका भी मैंने एक ट्रिक आपको कई बार बताया है, ये आप जानते होंगे, मित्र पर गमछा झार। क्या है, मित्र पर गमछा झार। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मी फॉर मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश,
6 से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड, यानी टोटल 8 राज्य है। ध्यान में रखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है दोस्तों। 10वां प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है। तो ध्यान में रखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डिगबोई तेल शोधक संयंत्र जो की स्थापना असम ऑयल कंपनी के द्वारा, लिमिटेड कंपनी के द्वारा 1901 ईस्वी में की गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिएगा, 11 नंबर कहता है, 11वां प्रश्न कहता है दोस्तों, हाँ 11 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक सम्राट ने सुलह एक कुल नीति लागू की थी। तो आप ध्यान में रखेंगे, हो सकता है ये कि वर्ड आपके लिए नया हो या कुछ लोग जानते भी होंगे। जो जानते होंगे उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और जो नहीं जानते होंगे उनके लिए ये वर्ड अनजान है। ऐसा नहीं है कि उनकी प्रिपरेशन कमजोर होगी, ठीक है। तो सुलह एक कुल नीति किसने लागू की थी। तो करेक्ट आंसर लगाएंगे दोस्तों, सुलह एक कुल जो है दोस्तों अकबर के द्वारा सार्वभौमिक सौहार्द एवं शांति के लिए जो है दोस्तों स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ध्यान में रखेंगे एक और था तौहीद ए इलाही धर्म। क्या था? तौहीद ए इलाही धर्म। नोट कर लीजिएगा। अभी आपको लग रहा हो कि ये कहां से आ गया तौहीद ए इलाही। तो ये तौहीद ए इलाही जो है इसी को दीन ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है, जिसको अकबर ने 1582 ईस्वी में चलाया था, जबकि 1583 ईस्वी में जो है दोस्तों दीन ए इलाही संबंध को इन्होंने शुरू किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। 12वां प्रश्न कि भारतीय में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं के प्रति सजगता दिखाने के लिए निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो करेक्ट आंसर लगाएंगे रिपन के कार्यकाल जो है दोस्तों, यानी ये लाया गया था। साफ शब्द में कह देता कि स्थानीय स्वशासन किसके समय में लाया गया था, तो क्या दिक्कत हो जाती। आंसर लगा देते लॉर्ड रिपन। कब लाया था इन्होंने स्थानीय स्वशासन? 1882 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि निम्नलिखित में से कौन सा था या थे। ऑप्शन दिया हुआ है ब्राह्मी, यानी खरोष्टी और अरामाइक, इनमें से सभी, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से सभी। वैसे तो जो अशोक के अधिकांश शिलालेख थे जो दोस्तों वो ब्राह्मण लिपि में ही जो है ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण करवाया गया था, ठीक है। जबकि अगर इनके शिलालेख को पढ़ने का श्रेय किसे मिला गया था, तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप को जो है दोस्तों द्विभाषीय आधार पर पढ़ने में इसको सफलता प्राप्त हुई। तो इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। 14वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य स्थित नहीं है, यानी शिखर है, गर्भगृह है, गोपुरम और प्रदक्षिणा। तो कह रहा है कि कौन उत्तर भारतीय मंदिर की, तो उत्तर भारतीय मंदिर में गोपुरम नहीं होता है, बाकी शिखर होता है, गर्भगृह होता है, प्रदक्षिणा होता है। तो गोपुरम कहाँ होता है, तो ये उत्तर नहीं बल्कि ये दक्षिण भारत मंदिर की ये क्वालिटी है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो ध्यान में रखेंगे होयसल की जो राजधानी थी दोस्तों ये द्वार समुद्र थी। कहाँ थी? द्वार समुद्र। इसकी अगर स्थापना की बात कर ले तो इसकी स्थापना किसने की थी? विष्णुवर्धन ने। किसने? कि इसकी स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी, जिसको विष्णुवर्धन को दूसरा नाम क्या था? विट्टी देव। नोट कर लीजिएगा, इसका दूसरा नाम विट्टी देव था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ध्यान में एक चीज और रखेंगे कि इसकी स्थापना तो विष्णुवर्धन ने की थी, इसके अंतिम शासक कौन था? तो होयसल वंश के जो अंतिम शासक था वो नोट कर लीजिएगा वीर बल्लाल तृतीय था। कौन सा था? वीर बल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मानेखेत जानते हैं कि राष्ट्रकूट की राजधानी है, जिसकी स्थापना दंतदुर्ग ने की थी। चालुक्य यानी बादामी की राजधानी जो है दोस्तों वातापी थी, ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है 16 नंबर कहता है कि निम्नलिखित भारतीय संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस को नरम दलीय नेता बनाया गया था। तो ध्यान में रखेंगे कि जब भी नरम दलीय के अलावे आप पहले गरम दलीय याद रखिए, नरम दलीय अलग हो जाएगा। गरम दलीय में प्रमुख रूप से 3 नेताओं का नाम आता है। वो क्या कौन कौन से नेता थे? तो ट्रिक याद रखिए, लाल, बाल, पाल, इनको ये कह करके ही बुलाया जाता है। तो लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब है बिपिन चंद्र पाल। एक और थे अरविंद घोष, ये भी गरम दल के ही नेता थे। तो जब ये तीनों अलग हो गए तो बचे क्या? ऑप्शन नंबर 1 गोपाल कृष्ण गोखले।
ध्यान में रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? तो एम.जी. रानाडे यानी महागोविंद रानाडे। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मैं जो भी फैक्ट बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको कंटिन्यू सेट को देख रहे हैं या आप चैनल से बने हैं तो निश्चित रूप से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। आप कंफर्म रख लीजिए, गांठ बांध लीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? मुझे नहीं पता है, मैं क्लियर कर देता हूं। पहले क्या कहता है कि साइमन कमीशन कब आया? तो साइमन कमीशन आया 1928 ईस्वी में। कांग्रेस अधिवेशन हुआ 1922 ईस्वी में। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन हुआ 1939 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता हुआ जो दोस्तों गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर निकल करके आता है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट यानी रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में थी? तो 18 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, लक्ष्मी सहगल के कमांड में थी। आज़ाद हिंद फौज का जिक्र आया है तो इसकी स्थापना किसने किया था? तो 1942 ईस्वी में जो है दोस्तों कैप्टन मोहन सिंह ने इसकी स्थापना करी थी। जबकि 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस एक स्थल का प्राचीन गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड था? तो गोदीबाड़ा, डॉकयार्ड या फिर पतन या बंदरगाह जो भी कह लीजिए, आंसर लगाइए 19 का ऑप्शन नंबर 2 लोथल, जो कि कहाँ था? गुजरात में, अभी भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? 20 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों, क्या कहता है कि वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 शुद्धाद्वैत। ठीक है, किसने? शुद्धाद्वैत। जबकि विशिष्टाद्वैत का जो है दोस्तों स्थापना, दार्शनिक विचारा की स्थापना जो है दोस्तों किसने? रामानुजाचार्य ने किया था। किसने? रामानुजाचार्य ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? कहता है कि कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? क्या ध्यान में रखेंगे? कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो ध्यान में रखेंगे जो है दोस्तों, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं। तो कारकोट वंश की जो स्थापना है दोस्तों वो दुर्लभ वर्धन ने किया था। किसने किया था? दुर्लभ वर्धन ने किया था। कारकोट राजवंश कश्मीर का एक राजवंश था। किसका, कौन सा राजवंश था? कश्मीर का एक राजवंश था जिसने गोनंद वंश को किसे गोनंद वंश को जो है दोस्तों हराने के पश्चात कश्मीर पर अपना आधिपत्य जमाया था। ध्यान में रखेंगे। इस राजवंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? वो श्रीनगर थी। कहाँ थी? नोट कर लीजिएगा, श्रीनगर या फिर आप परिहासपुर भी कह सकते हैं, परिहासपुर इसकी राजधानी थी। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। एक है इसमें लीलादित्य का नाम आया है। तो लीलादित्य जो है दोस्तों कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली और राजा था। नाम क्या था? लीलादित्य मुक्तापिड। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न कहता है कि दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश का संस्थापक कौन था? आंसर लगाएंगे खिज्र खां। कौन था? खिज्र खां। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताने जा रहा हूं कि खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। किसका था ये सेनापति? तैमूर लंग का सेनापति था, जो कि भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को तीन जगहों का प्रभारी नियुक्त किया था। कहाँ कहाँ? वो था मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का प्रभारी नियुक्त किया था। ध्यान में रखेंगे, सैयद वंश का जो संस्थापक था वो तो खिज्र खां था और इसके अंतिम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह। कौन? अलाउद्दीन आलम शाह। इसने कितने सालों तक लगभग शासन किया? तो 37 वर्षों तक इन्होंने जो है दोस्तों सैयद वंश ने शासन किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? 23 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? तो प्रथम विधि मंत्री की बात करें, आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, कहता है कि संघ और राज्यों के बीच वित्तीय आवंटन निम्नलिखित में से किस एक के सिफारिश पर आधारित पर होता है? तो आंसर लगाएंगे वित्त आयोग की सिफारिश पर जो है दोस्तों वित्तीय आवंटन होता है। अच्छा, भारतीय संविधान अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का
चर्चा किया गया है, ध्यान में रखेंगे, जिसका गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण दिए गए हैं? तो लगाएंगे भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है 26 का। स्टेटमेंट क्या है? किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। सॉरी, ये 26 का देखेंगे, 26 का ये और राज्य का ये क्या कहते हैं, राज्य में मुख्य सचिव का कार्यकाल नियत नहीं होता है, बल्कि ये जो है दोस्तों राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये बने रहते हैं। तो स्टेटमेंट केवल 1 ही सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? 27वां प्रश्न है दोस्तों कि विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये क्या है? विश्व विज्ञान दिवस। ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय दिवस तो कोई नहीं ढूंढ रहा है इसमें। 28 फरवरी कोई आंसर तो नहीं ढूंढ रहा है, तो 28 फरवरी नहीं, ध्यान में रखेंगे। विश्व विज्ञान पूछ रहा है, न कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछता तो आप 28 फरवरी लगाते। विश्व विज्ञान दिवस पूछ रहा है, आप आंसर लगाएंगे 27 का ऑप्शन नंबर 4, 10 नवंबर। अगला प्रश्न है कि कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश कौन सा था? आंसर लगाएंगे 28 का ऑप्शन नंबर 2, चोल राजवंश था। इस वंश के राज संस्थापक की बात कर ले तो कौन था चोल वंश का संस्थापक? तो विजयालय। कौन था दोस्तों? ध्यान में रखेंगे, विजयालय। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ सुधनी देवी मंदिर भी बनवाया था। ठीक है, कौन सा मंदिर बनवाया था? निशुंभ सुधनी, नोट कर लीजिएगा, निशुंभ सुधनी नामक मंदिर इन्होंने बनवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, कहता है कि मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो ध्यान में रखेंगे कि मक्का में सफेद कली ही नहीं बल्कि धान में खैरा रोग और आम में लिटिल लीफ भी रोग जो होता है वो जिंक के कारण से ही होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है, माफ कीजिएगा, आज मुझे भी नहीं दिखाई दिया। ठीक है, ये 30 नंबर कहता है कि स्वशासन से संबंधित नहीं है। तो स्थानीय स्वशासन से क्या संबंधित नहीं है दोस्तों? तो आंसर लगाएंगे लोक व्यवस्था का अनुरक्षण करना। अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? तो ध्यान में रखेंगे दोस्तों, काली मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में ये मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। रेगुर मिट्टी यानी काली मिट्टी में ही कपास की खेती होती है, जिसके वजह से जो है दोस्तों इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहता है? कहता है कि पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? तो ध्यान में रखेंगे कि पहला परमाणु बम अमेरिका के द्वारा, किसके? अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के हिरोशिमा पर पहले गिराया गया था। ठीक 3 दिनों के बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर जो है गिरा दिया गया था। यानी लगातार परमाणु अटैक के वजह से जापान आज भी वहाँ के लोग जो है अंधे लंगड़े पैदा होते हैं, तो आज भी ग्रसित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, भारत गणतंत्र कब बना था? तो भारत गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 को। ये सभी क्वेश्चन बताना होगा क्या? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष क्या है? नोट करिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष जो है दोस्तों 1942 ईस्वी में है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ध्यान में रखेंगे कि 14 जुलाई क्या है? 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। इस बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया तथा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को है दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से, कहां से? ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? 35 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है कि मेगास्थनीज भारत आया था किसके शासनकाल में? तो मेगास्थनीज भारत आया था ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये भारत आया था। इसकी एक फेमस पुस्तक थी, नाम था
इंडिका। नाम क्या था दोस्तों? इंडिका। बार बार आपसे पूछता है। इंडिका में इन्होंने साफ साफ शब्दों में लिखा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है। क्या लिखा था इन्होंने? भारत में दास प्रथा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा जो है दोस्तों राजस्थान के घग्गर यानी सरयू नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन सा है? करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 तमिल। अगला प्रश्न है वराह मिहिर, किसके द्वारा? वराह मिहिर के द्वारा रचित किया गया था, जो कि गुप्तकालीन, कब? गुप्तकालीन भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलविद थे। आर्यभट्ट ने भी एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था आर्यभट्टियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। क्या कहता है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो ध्यान में रखेंगे कि लक्षद्वीप जो है दोस्तों अरब सागर में स्थित है। इसमें कुल कितने द्वीप समूह हैं? 36 द्वीप समूह हैं, जो कि बिल्कुल प्रवाल भित्तियों से बनी हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना में स्वदेशी रूप से विकसित 2 ड्राइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार एवं निपुण, ध्यान में रखेंगे, निस्तार एवं निपुण को कहां लॉन्च किया गया है? तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 में खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा, मूंग का कीमत प्रति क्विंटल निर्धारित किया है कितना? तो 8558 यानी 8558, याद करने का तरीका याद रखिएगा, इतना रुपया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने 4 फरवरी 2023 को अपनी 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ मनाई थी? तो ध्यान में रखेंगे 4 फरवरी का जिक्र किया हुआ है, तो आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3। स्वतंत्र तो हुआ था श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को। कब? 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था, जबकि 4 जनवरी 1948 को जो है दोस्तों ये कौन? म्यांमार स्वतंत्र हुआ था। तो आपसे 4 फरवरी पूछ रहा है, करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। क्या कहता है कि पेरियार बांध, जिसको आप मुल्ला पेरियार भी कहते हैं, बांध भी कहते हैं, जो कि पेरियार नदी यानी केरल पर स्थित है, इस बांध की सुरक्षा को लेकर किन 2 राज्यों में विवाद है? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, केरल और तमिलनाडु राज्य के बीच में विवाद है। ध्यान में रखेंगे तमिलनाडु का विवाद जो है एक और राज्य से है जिसका नाम है कर्नाटक। ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में एक और नदी को लेकर विवाद है जिसका नाम है कावेरी नदी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। क्या कहता है? कहता है कि नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, महापौर जो है नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। क्या कहता है? देख लीजिए 46वां प्रश्न कहता है कि जुलाई 2023 में ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला प्रमुख कौन नियुक्त हुई? 46 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, मिशेल बुल्लॉक। अगला प्रश्न है 47 नंबर, देखिएगा 47वां प्रश्न कहता है कि ग्रीडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में किया जाता है? संबंधित है, तो ध्यान में रखेंगे कि ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। कहां से है दोस्तों? मध्य प्रदेश से संबंधित है। ये कब होती है? तो जब जिस क्षेत्र में रबी की फसल बोई जाती है तब गिरिडा नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि पेले, जिनका निधन हाल ही में हो गया है, ये किस देश के महान फुटबॉलर खिलाड़ी थे? तो पेले का संबंध तो एक फुटबॉलर थे, और ये कहाँ के थे? तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, ये ब्राजील के खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। क्या कहता है? कहता है बथुकामा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ध्यान में रखेंगे कि जितना इंपॉर्टेंट बथुकामा है उतना ही इंपॉर्टेंट एक और उत्सव है जिसका नाम क्या है दोस्तों? बोतालू। नोट कर लीजिए, क्या नाम है इसका? बोतालू। ये दोनों के दोनों उत्सव है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 तेलंगाना से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मई 2023 में इसरो ने स्नातक एवं स्नातकोत्तर
छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधित प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए कौन सा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे 50 का ऑप्शन नंबर 1 स्टार्ट जो है दोस्तों कार्यक्रम शुरुआत किया है। अगला प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा समृद्ध है? तो ध्यान में रखें समृद्ध स्रोत है, तो समृद्ध ऊर्जा का समृद्ध स्रोत जो है दोस्तों लिपिड है, जो कि किससे बना होता है? तो ट्राइग्लिसराइड से बना होता है। किससे बना है? ये ट्राइग्लिसराइड से बना होता है। तो करेक्ट आंसर लगाएंगे सराइड से बना होता है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ग्रीवा कोशेरुको, जिसको आप ग्रीवा रीढ़ भी कहते हैं, की संख्या कितनी होती है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 7। अगला प्रश्न है, कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दरी बुनने वाले निम्नलिखित में से किस व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित होते हैं? करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 दमा एवं तपेदिक से ये पीड़ित होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? 54 प्रश्न कहता है कि दो प्रतिरोधों यानी 2 ओम और 6 ओम को श्रृंखला यानी सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है और इस संयोजन में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। तो 6 ओम वाले प्रतिरोधों में धारा याद कीजिए। तो सबसे पहले तो सीरीज क्रम में जुड़ा हुआ है, तो R इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? R1 प्लस में R2, यानी 2 ओम और प्लस में 6 ओम को जोड़िएगा तो आपको 8 ओम मिल गया। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि कितना प्रतिरोध उत्पन्न होगा। फॉर्मूला क्या होता है? I इक्वल टू V बाई R। क्या होता है? V बाई R। V का वैल्यू कितना है? 12 और R का 8, तो आपको आंसर निकल करके आएगा 1.5 एम्पियर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित प्रकार के जीवों में से कौन सा एक दलहन फसलों के पौधों में की जड़ों में निवास कर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो ध्यान में रखिएगा, एक जीवाणु जो है, जो कि राइजोबियम नामक का जीवाणु जो है दोस्तों दलहन फसल के जड़ों में ये उपस्थित होती है, जो कि फायदेमंद होता है। तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, डैश कंप्यूटर में मौजूद एक इंटरफेस है जिससे आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, यानी किसके थ्रू? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 पोर्ट के थ्रू। अगला प्रश्न है 57 नंबर कहता है कि धान के खेतों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 मीथेन गैस जो है दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में निकलती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विकिरणों पर विचार कीजिए। ये आपका विकिरण दिया हुआ है, इंफ्रारेड, परावैंगनिक, गामा किरणें और माइक्रोवेव। अब आपसे पूछ रहा है कि घटते हुए तरंग दैर्घ्य के आधार पर इनका विन्यास क्या है? यानी घटते हुए तरंग दैर्घ्य के आधार पर मतलब यानी सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका है, फिर किसका होगा, यानी सबसे कम क्या होगा? तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जो होगा माइक्रोवेव का होगा, फिर इंफ्रारेड का होगा, फिर परावैंगनिक किरण का, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होगा दोस्तों वो गामा किरण का होता है। एक चीज को ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे पूछ देता है कि इसी आधार पर आप सबसे अधिक किसकी आवृत्ति होगी, तब आप आंसर क्या लगाएंगे? तब आप आंसर लगाते गामा किरण की आवृत्ति सबसे अधिक होगी। क्यों? क्योंकि जिस किरण की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है ना, उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसकी आवृत्ति सबसे कम होगी। तो सबसे तरंगदैर्घ्य किसकी है? गामा किरण, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी है? गामा किरण की, इसलिए आवृत्ति सबसे अधिक होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिएगा 59 क्या कहता है कि कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड ही नहीं बल्कि फेरस ऑक्साइड भी ध्यान में रखिएगा, ये जो है दोस्तों गहरे हरा रंग प्रदान करता है कांच को। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज में एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान में रखेंगे, ग्लूकोज में एथिल अल्कोहल बनाने के लिए जाइमेज उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि ग्लूकोज जो है, जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है, और इस परिवर्तन की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? फर्मेंटेशन कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, कहता है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है दोस्तों? तो ध्यान में रखेंगे, क्रायोलाइट, बॉक्साइट, एल्यूनाइट, कोरंडम, ये सब सारे के सारे जो है दोस्तों एल्युमिनियम के अयस्क हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि 1921 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए प्राप्त हुआ? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 प्रकाश वैद्युत प्रभाव के क्वांटम सिद्धांत की व्याख्या के लिए जो है दोस्तों इनको नोबेल अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, कहता है कि 2000 कूलॉम आवेश को वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 90 जूल हो तो V का मान बताइए। मुझे नहीं पता, आप फॉर्मूला जानते हैं, आपको Q का वैल्यू दिया हुआ है 2000, ठीक है, 2000 कूलॉम,
इसके बाद आपका W का वैल्यू दिया हुआ है 90 जूल। आप फॉर्मूला क्या जानते हैं, V = W/Q, सीधा फॉर्मूला लगाइए 90/2000, आपको आंसर क्या निकल करके आएगा 0.045 वोल्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि वांडरवाल्स के समीकरण में ए की बीमा क्या है। करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 ml5t⁻²। अगला प्रश्न है कि समान सीमाओं वाले युग्म कौन सा है, यानी किसकी जो है सीमा इक्वल है, तो आंसर लगाएंगे 65 का ऑप्शन नंबर 3 कार्य एवं बल आघूर्ण की सीमा इक्वल है। क्या होती है, तो ml2t-2, ध्यान में रखिएगा ml2t-2। अगला प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66, क्या कहता है देख लीजिए। कहता है कि कोशिकाओं के आर पार गैसों के संचलन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 विसरण। ठीक है, अच्छा विसरण होता क्या है, तो ध्यान में रखिएगा कि विसरण एक उपलब्ध स्थान पर कब्जा करने के लिए अणुओं की फैलने की प्रवृत्ति है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67, क्या कहता है देख लीजिए। 67वां प्रश्न कहता है, 67वां प्रश्न कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से वसा के पैसीकरण के लिए कौन जिम्मेदार है। तो वसा के पैसीकरण के लिए जिम्मेदार है पित्त। पित्त का कलर जान लीजिए, तो पित्त का कलर कैसा होता है, तो ये हरा पीले कलर का होता है। पीले यानी हरे रंग का होता है, हल्का पीले और हरे रंग का होता है। इसका पीएच जो कि क्षारीय पदार्थ होता है, द्रव पदार्थ होता है, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो 7.7 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, कहता है कि ऑर्गोकैल्सिफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो ध्यान में रखेंगे कि विटामिन डी को 3 पार्ट में बांटा गया है, D1, D2, D3। आपसे पूछा है ऑर्गोकैल्सिफेरॉल, तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 D2 का नाम है ऑर्गोकैल्सिफेरॉल। अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम की संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस कक्षा में है, तो आंसर होगा M कक्षा में। कैसे, तो आप जानते हैं कि मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या है वो कितना है, 12 है, और टोटल कक्षाओं की संख्या 4, K, L और M, N। ठीक है, इसमें पूछ रहा है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो कैसा होगा 2, 8, 2। ठीक है, 12 हो गया। और आप जानते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है, तो जो अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 2 होगा, किस कक्षा में गया, तो M में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है देख लीजिए दोस्तों। 70 कहता है कि द्रवित ब्यूटोन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है। आंसर लगाएंगे एलपीजी गैस। अगला प्रश्न है कि क्लोरोमाइसिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है। आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 टाइफाइड के उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु के निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती प्रतीत होती है। आंसर लगाएंगे 72 का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये मुख्य फोकस की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है। अगला प्रश्न है कि 73 मनुष्य के शरीर के किस भाग से इंसुलिन का स्रावन होता है। आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, पैंक्रियाज से स्रावित होता है। पैंक्रियाज को ही जो दोस्तों लैंगर-हैंस की दीपिका के भी नाम से जाना जाता है। क्या, लैंगर-हैंस की दीपिका के भी नाम से इसे जाना जाता है। ध्यान में रखेंगे कि जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो कौन सी रोग होती है उत्पन्न दोस्तों, मधुमेह, जिसको आप डायबिटीज रोग भी कहते हैं। ध्यान में रखेंगे जबकि इंसुलिन के अधिक अतिस्रावन से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग उत्पन्न होती है। कौन सा, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग उत्पन्न होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि पेलाग्रा जो है रोग किस विटामिन की कमी से होती है। तो पेलाग्रा का जिक्र आपसे पूछ रहा, तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, पेलाग्रा B3 के वजह से, B1 के वजह से बेरी रोग, B12 के वजह से है दोस्तों एनीमिया, जैसे अरक्तता की रोग होता है जिसको आप एनीमिया भी कहते हैं, और विटामिन B2 की कमी से जो है दोस्तों शरीर में भार की कमी हो जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे कि पशुओं का फुट एंड माउथ रोग नामक रोग किसके कारण होता है। करेक्ट आंसर लगाएंगे फुट एंड माउथ रोग वायरल डिजीज है। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो आप हमारे सेशन से कंटिन्यू बने रहिए, इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। हम जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं हो जाएगा हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अगला सेट हम खान सर का सेट लेकर के आएंगे। धन्यवाद।